हेलो एवरीवन। जेपीएससी प्री हुए 10 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं प्री के रिज़ल्ट को लेकर। क्या होता है नो वन नोज़ जब तक जेपीएससी कुछ क्लियर अपना नोटिफिकेशन वगैरह इशू नहीं करती कैंसिलेशन सबको लेके, या जैसा जेपीएससी का रूटीन है कोर्ट में मामला चला गया है, सब जुडिस हो गया है और अलग अलग तरह के धरना और विरोध प्रदर्शन और स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस और हर कुछ चलता रहता है, वो पैरेलली चलता भी रहेगा। इस दौरान जेपीएससी ने आंसर की भी इशू कर दिया, हालांकि बहुत सारे उसमें एरर्स थे जो हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी किया है। अगर आप चाहें तो इस चैनल में एक वीडियो आपको मिल जाएगा और वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं और एविडेंसेस पीडीएफ वगैरह आप कलेक्ट करके क्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन उसी बीच अगर मेंस वो रिज़ल्ट इशू करके प्री का मेंस के लिए अनाउंस कर देती है डेट, तो ये फिर बहुत ज़्यादा हैफाजार्ड और हो जाएगा बेतरतीब कि आप बिना प्रिपरेशन के ही एग्ज़ाम में अपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर टाइम इन चीज़ों में लोग निकाल देते हैं कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा आयोग का या फिर कोर्ट का, रेदर देन उस पर ध्यान देने के आपको कोशिश करनी चाहिए कि पैरेलली कम से कम यूज़ टू हों कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें किस बेसिस पर तैयारी करनी चाहिए, किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए। उसके लिए अगेन सबसे जो अच्छा तरीका है और एक मात्र टेस्टेड तरीका है वो है पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस। तो उसी सीरीज़ को हम मेंस के पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ाते हुए, जो आप होपफुल हैं तो कुछ ना कुछ अब आपको तैयारी अपनी ट्रैक पर लानी चाहिए कि आप अगर अनाउंस कर देती है डेट वगैरह या रिज़ल्ट निकाल देती है जेपीएससी, जैसा पिछले बार भी की थी, पैरेलली चलता रहेगा ये सब स्टूडेंट्स का एजिटेशन वगैरह, लेकिन पॉलिटिकल बन जाता है मामला रेदर देन बीइंग वो आपका रिक्रूटमेंट का। तो ज़िद पे आ जाती है सरकार कि हमको करना है तो करना है, कि मे भी इस बार भी हो जाए वैसा। तो मेंस पर बात कर लेते हैं। ये जीएस पेपर 3 है। आपको पता होगा कि जीएस में 4 पेपर हैं और जीएस पेपर 3 जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी सिर्फ है। उसके बाद एक आपका जीएस 4, 5, 6 इस तरह से है। एक में इंडियन पॉलिटी और गवर्नमेंट वाला पार्ट है, उसको भी हम देखेंगे किसी और दिन। उसके बाद एक और जीएस पेपर 5 में आपका इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, और फिर आपका एक जनरल साइंस और इन्वायरमेंट वगैरह एक पेपर है। तो ये जो मेंस का पेपर हुआ है ये 2021 वाला पेपर है, 2021। आपका डिटेल किस तरह का में भी कुछ चेंज हो जाए नेचर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड में। पिछले बार क्या था, बहुत सिंपल था, 10 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे हिस्ट्री में 2 मार्क्स का, ये देखिए है ना 2 मार्क्स का। उसी तरह से आपको पॉलिटी में पूछा गया है 10 सवाल 2 मार्क्स का, 20-20 40 इधर हो गया, और बाकी जो बच गया आपका 160। इसमें 4 आपको लिखने हैं मेंस में आंसर्स, 2 लिखना है आपको हिस्ट्री से और 2 लिखना है ज्योग्राफी से। इतना सिंपल है। आइडियली आपको सिर्फ 4 लॉन्ग आंसर टाइप या डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं। और आपको हिस्ट्री में हालांकि आपका एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों सेक्शन से आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, अभी हम देखेंगे आगे। और ये भी देखेंगे कि किस तरह से आंसर्स लिखे जाने चाहिए। एक हम आप डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए और किस तरह हमें आंसर्स, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, बॉडी में क्या चीज़ें लिखनी है और फिर किस तरह से एक अच्छे नोट पे उसे कंक्लूड करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पीवाईक्यू में पूछा क्या था, फिर हम एक एक करके 1 एट ए डे इस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हों और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन सोच के। देखिए टाइम का कोई कंस्टेंट होता नहीं है, यूपीएससी के जस्ट ये उल्टा है। यूपीएससी में क्या होता है कि आपको आंसर्स लिखने होते हैं तो ऑन एन एवरेज 7 से 8 मिनट आपको मिलता है एक आंसर लिखने का, और ढेर सारा आपको 10 मार्कर या 15 मार्कर क्वेश्चंस लिखने होते हैं। यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा है, आपको 2 आंसर्स लिखने हैं डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री में, उसी तरह से 2 आपको ज्योग्राफी में। ये सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही कवर करता है, सोसाइटी वोसाइटी ऐसा लंबा चौड़ा इसमें आर्ट एंड कल्चर ऐसा कुछ है नहीं पार्ट। तो सिंपल 2-2 क्वेश्चंस दोनों सेक्शन से लिखने हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवाल आपको कर लेना है। देखिए क्या ऑब्जेक्टिव सवाल है वो भी हम एक बार देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस हैं और क्या हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू हो रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप अगर क्वेश्चंस को भी देखेंगे ना तो ये सिंपल पीवाईक्यू आप किसी से कर लीजिए, अलग अलग सोर्स, अलग अलग बुक्स आते हैं हिस्ट्री के, जैसे घटना चक्र वगैरह आता है। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा, तो किसी को भी उठाइए, प्रीवियस ईयर आपका एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक कर जाइए, डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएंगे। क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे ये क्वेश्चंस तो आपको मिलेगा कि कोई ऐसा यूनिक कुछ है नहीं कि बहुत जेपीएससी स्पेशल या मेंस जैसा कुछ क्वेश्चंस। ये कोई पीवाईक्यू अगर आप देखिएगा तो कोई कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है, कोई एनडीए में पूछा गया सवाल है,
इस तरह से अलग अलग सिंपल वन डे एग्ज़ाम्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, ये तो हुआ एक बेसिक स्ट्रक्चर और किस तरह के क्वेश्चंस है उसके बारे में। अब हम देख लेते हैं कि सवाल क्या क्या पूछे गए हैं। तो सबसे पहला ये देखिए, नंबर 1 है द ब्यूटीफुल फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। ये सब जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो में जो एक्सकेवेशन हुआ है, एक डांसिंग गर्ल मिली है ना। तो वो पूछ रहा है कि किस चीज़ की बनी हुई थी। तो सिंपल, आप जैसे क्वेश्चन सुनेंगे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि दैट वाज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। वो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, यानी कि कांसा का बना हुआ है। ब्रॉन्ज इज अ मिश्र धातु होता है ना, एक एलॉय होता है, तो उसी का बना हुआ था ये। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 2 मार्क्स करके आपको मिल गए इसमें, ठीक है। अब ये तो हो गया एंशिएंट। उसी तरह से आपको पूछ रहा है, देखिए एक और एंशिएंट का सवाल है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ। कौन से एडमिनिस्ट्रेशन का ये असाधारण गुण था, यानी उस टाइम में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हमारा स्वराज है वो उस टाइम भी फॉलो कर रहा था। ऑप्शंस आपका है चोला एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चोला एडमिनिस्ट्रेशन का एक यूनिक और स्ट्राइकिंग फीचर था। ये भी आपको 2 नंबर यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो देखिए सिंपल सवाल थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब ये एक थोड़ा ठीक ठाक सवाल है। थोड़ा इसलिए ठीक ठाक है क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लोगों को याद रखने में, बस उस सेंस से। ये पूछ रहा है मिलिट्री डिपार्टमेंट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज। मिलिट्री डिपार्टमेंट को किस नाम से जाना जाता था, सैन्य विभाग को। तो ऑप्शन देखिए आप, ये है पहला दीवाने रिसालत, फिर है दीवाने अरीज़, फिर है दीवाने इंशा और फिर दीवाने अमीर कोही। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो दीवाने रिसालत था, दिस वाज रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कि रिसालत तो नहीं होगा क्योंकि आपसे पूछा क्या है, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट। अब दूसरा देखिए दीवाने इंशा, इंशा वाज रिलेटेड टू रॉयल, या रॉयल नहीं भी तो करस्पॉन्डेंस, जनरली रॉयल करस्पॉन्डेंस या आप करस्पॉन्डेंस कह सकते हैं। तो इंशा भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए और सी हम स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। अब दीवाने कोही, कोही आप अगर दिल्ली सल्तनत पढ़े हैं या मेडिवल आपने हिस्ट्री ठीक से पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आया था। वो कहा जाता है कि अपने टाइम से बहुत आगे का सोचने वाला किंग था। उसकी वजह से उसने जो भी इनोवेशंस लाए, जैसे कैपिटल चेंज किया था उसने, उसके बाद करेंसी उसने कॉपर के सिक्के है ना इशू किए थे, जिसकी पायरेसी बहुत ज़्यादा होने लगी। इस तरह के आप मेडिवल पढ़ेंगे या फिर हम कभी देखेंगे तो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये है। तो उसी तरह से एक इनोवेटिव आइडिया था ये आपका अमीर कोही, डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन। मेडिवल पीरियड में ही उसने सोचा कि इरिगेशन के लिए, पानी के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाए। तो दीवाने अमीर को ही बनाया था, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सो डी कैन नॉट बी द आंसर। तो आपका ऑप्शन बचता है बी, दीवाने अरीज़। ये देखिए कितना सिंपल है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर इसीलिए जो प्री निकाल लेते हैं ना, या आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं 115 प्लस हैं, तो आप सिर्फ स्पेकुलेशंस पे मत जाइए कि आप होगा नहीं होगा क्या होगा, जो होगा होने दीजिए। आप अच्छे से मेंस की भी तैयारी में लगिए। ऑल राइट, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी आप जानते हैं कि मुग़ल के टाइम में, कमेंट में बताइए कौन सा किंग था जिसको हरा के शेर शाह सूरी फिर से दिल्ली में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किंग बना था, सल्तनत में आया था। सो शेर शाह सूरी, जो कि जनरली फेमस है जीटी रोड के लिए, बिहार का है ना, शेर शाह सूरी। इसका पूछ रहा है कि रियल नाम क्या था। तो असली नाम फरीद खान था। तो ये पूछा है आपसे। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, दारा शिको। दारा शिको वॉज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक, और बुक्स इनमें से किन किताब या किताबों के लेखक दारा शिको हैं। तो सफ़ीनत उल औलिया, सफ़ीनतुल औलिया ये भी दारा शिकोह ने लिखा है। देन सकीनतुल औलिया ये भी दारा शिकोह ने लिखा है। देन मजमाउल बहरैन ये भी दारा शिकोह ने लिखा है। तो इंक्लूसिव हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस एबव बुक्स हैव बीन रिटन बाय दारा शिकोह। ऑल राइट, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि इन विच ईयर रॉयल कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द ट्रैफिकिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। मेनली ये अफीम के लिए बना था, अफीम के लिए 1993 से 95। तो जो स्पेसिफिक देखा हमने, तो ईयर तो नहीं मिल रहा है कहीं, लेकिन 93 से 95 हर जगह आ रहा है। तो सॉरी 19 नहीं, 1893 से 1895। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो ये अफीम के कंजप्शन और मेनली इसका
इम्पैक्ट ऑन ड्रग, वो ड्रग जो हम मेडिकल पर्पस से यूज़ करते हैं ना, उसके एग्जामिनेशन के लिए ये कमीशन बना गया था, रॉयल कमीशन 1893 में। तो ये देख रहे हैं, सिंपल आप PYQ करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ से आपको आराम से क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आप सॉल्व करिए। फिर नेक्स्ट है कि गांधी तो ऑब्वियसली आंसर होना ही होना है कुछ ना कुछ। तो पूछ रहा है कि गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम डरबन टू, वो डरबन से कहाँ जा रहे थे कि उनको फेंक दिया गया था। यहाँ पर देखिए, एक है ऑप्शन क्या है, ट्रांसवाल, केप टाउन, नेटल एंड देन प्रिटोरिया। तो आंसर वुड बी प्रिटोरिया, क्योंकि गांधी जी क्या है, जा रहे थे डरबन से, उन्होंने ट्रेन ली थी, उनको जाना था प्रिटोरिया। ये सोर्स था उनका, ये डेस्टिनेशन था, ये हो गया। लेकिन बीच में उनको जो एक स्टेशन जहाँ से उनको बाहर फेंक दिया गया, दैट वाज पीटर मैरिट्सबर्ग। इसका भी नाम हालांकि चेंज कर दिया गया है अब गांधी जी के नाम पर नंदलेस, लेकिन ये जो जगह थी पीटर मैरिट्सबर्ग, यहाँ पर गांधी जी को फेंक दिया गया था। क्वेश्चन पूछा है कि डरबन से जा कहाँ रहे थे, तो आंसर विड बी प्रिटोरिया। अगर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ दे देता है एक ऑप्शन आपको पीटर मैरिट्सबर्ग, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में मार्क कर देते पीटर मैरिट्सबर्ग, क्योंकि यहाँ पर उनको फेंका गया था। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि व्हाट वाज द डेस्टिनेशन, वो जा कहाँ रहे थे, तो केयरफुल रहिएगा ऐसे सवाल में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलो दिल्ली। दिस वॉज गिवन बाय ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी के टाइम में उन्होंने ये स्लोगन दिया था। यही दिल्ली चलो दे देगा तो बताइए कमेंट में, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 8 हो गया। अब ये सिंपल एक हमारा झारखंड से आ गया, या आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसको रख सकते हैं। पूछ रहा है कि 1897 में वाई वॉज बिरसा मुंडा रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। 30 नवंबर 1897 को उनको क्यों प्रिजन से निकाल दिया गया था, बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज सेंटेंस। उनका अभी पूरा नहीं हुआ था पीरियड, लेकिन फिर भी उनको आज़ाद कर दिया गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ कंडीशन वॉज बैड, नहीं। क्यों? डायमंड जुबली था, सेलिब्रेशन ऑफ इम्प्रेस विक्टोरिया का, इस वजह से उनको प्री मैच्योर रिलीज दे दिया गया था। ठीक है, उनको टाइम से पहले जेल से निकाल दिया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव का। वो क्या है कि व्हेन वाज गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन विच 800 ट्राइबल फ्रॉम छोटा नागपुर पार्टिसिपेटेड। 800 से ज़्यादा ट्राइबल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट किए थे, ये भी बता दे रहा है। गया सेशन में किए थे, ये भी बता दे रहा है। आपको सब बता के पूछ रहा है कि बस ये बता दीजिए कि गया सेशन कब हुआ था। तो गया सेशन काफ़ी फेमस है 1922 में। तो गया सेशन वाज हेल्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए 1922 में। तो ये 10 सवाल आप 10 दूनी 20 नंबर आप ऑब्जेक्टिव में से 10 सवाल में मुश्किल से 10 मिनट, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो आप मार्क करेंगे, इधर यू नो और यू डोंट। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सोचने समझने की कुछ गुंजाइश है नहीं कि आप सॉल्व कर रहे हैं या जान रहे हैं तो जान रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10-10 सेकेंड, फिर भी 10 क्वेश्चन में 10 मिनट। उसी तरह ज्योग्राफी में हम नेक्स्ट डे देखेंगे तो उसका भी जब ज्योग्राफी देखेंगे तब देखेंगे। तो ज्योग्राफी का वो हो गया। अब ये हम देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। ये आपको 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, 40 नंबर का आपको एक सवाल है। तो 40 और इधर 20, 40 दूनी 80 है ना, 80 और 20 ऑब्जेक्टिव 100। उसी तरह ज्योग्राफी में 100 100 100 200, इस तरह का सिंपल आपको पूछेगा। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें आपको ऑप्शन है ये एंशिएंट से हो गया, उसके बाद शेरशाह सूरी ये मेडिवल से हो गया, गांधी का रोल ये मॉडर्न से हो गया, ये बिरसा मुंडा ये भी मॉडर्न से। तो आपको एक बड़ा लंबा चौड़ा रेंज देता है कि आप जिधर कंफर्टेबल हैं, जो सेक्शन आपको अच्छा लगता है, वहाँ से बस 2 सवाल आप लिख दीजिए। सो भी एम्पल टाइम है, आपको बहुत अच्छा खासा टाइम है, आप लिखिए। तो इसमें पूछ रहा है कि डिस्कस द मोस्ट इंप्रेसिव फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, है ना। हम आज ये क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट डे हम फिर नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप यानी डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे कि हमें किस तरह के आंसर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए पूछा है कि मोस्ट इंप्रेसिव फीचर्स क्या थे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के। 40 मार्क्स का आपको ये लिखना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, है ना, शुरुआत कर सकते हैं। क्या इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था,
was one of the most ancient civilizations या वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जैसा आपको वर्ड प्ले अच्छा लगे, है ना। अलॉन्ग विथ कौन से सिविलाइजेशंस के साथ ये माना जाता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन है, तो अलॉन्ग विथ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उसी तरह से इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये जो चारों सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामियन और इजिप्शियन एंड चाइनीज़, इनके साथ साथ आप इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस अलॉन्ग विथ ये 3 सिविलाइजेशंस। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपको देना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि सीधा आप इसके फीचर्स में आ जाइए, तो एक आपको प्रीकर्सर उसके बारे में कुछ बताना होगा। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं कि फेज वाइज हम कह सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ना। ये तो हमने बता दिया कि ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है। अब ये कह सकते हैं इट्स अर्ली फेज स्टार्टेड, कब शुरू हुआ था, तो 3300 BC में, एंड 8 यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, IVC मैच्योर्ड बाय कब, तो ये 2600 BC ये मैच्योर फेज था, एंड देन इट बिगेन टू डिसइंटीग्रेट, यानी कि ये क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा, डिसइंटीग्रेट बाय 1900 BC, और 1300 आते आते ये IVC एक तरह से वैनिश हो गया, उसका सिर्फ रिमेंस बच गया। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अब मेन हमारा ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, इसको इरेज करते हैं एक बार। अब मेन पार्ट है क्वेश्चन का जो आपसे पूछा गया है कि मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ऐसे हेडिंग देके कि मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर्स ऑफ IVC का मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर, और पॉइंट वाइज इसको लिख दीजिए, या नहीं तो आप इसको डिस्क्रिप्टिव भी लॉन्ग आंसर टाइप भी लिख सकते हैं। क्या थे इसके इम्प्रेसिव फीचर्स, तो आप यहाँ से फिर सब हेडिंग दे के लिख सकते हैं कि टाउन प्लानिंग। अब इम्प्रेसिव फीचर में टाउन प्लानिंग था, तो टाउन प्लानिंग क्या था, ये क्वाइट एडवांस्ड था। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी जो हमने अभी बात की, उसमें भी ये लिख सकते हैं। उसके साथ क्या है कि टाउन वॉज या फिर टाउन्स वेयर बेस्ड ऑन किस तरह के थे, सेक्टर पैटर्न। हम देखते हैं ना मॉडर्न अभी सिटीज़ जैसे होते हैं सेक्टर पैटर्न में, सेक्टर पैटर्न, और सेक्टर पैटर्न में भी किस तरह इसके रोड्स वेयर मीटिंग या रोड्स कट एट राइट एंगल। अभी हम डायग्राम भी देख लेंगे, आप भी प्रैक्टिस करिए और अगर बन पाता है तो ज़रूर उसको बनाइए, ठीक है। उसके बाद और क्या था टाउन प्लानिंग में, जो ब्रिक्स यूज़ हुए थे, ब्रिक्स यूज्ड वेयर बेक्ड, ऐसा नहीं कि कच्ची ईंटें लगा दी गई थी, बेक्ड, और साइज ऑफ द ब्रिक ये भी सेम था, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ चल रहा है। बर्न ब्रिक थे और सारे आपके एक एक साइज के, एक शेप और साइज का, जो ब्रेथ और लेंथ का रेशियो था 1:2, इस तरह से आपका आयताकार है ना, रेक्टेंगुलर बनाए गए थे ब्रिक से, ठीक है। उसके बाद और आप कर सकते हैं, इसमें आगे जोड़ सकते हैं कि ये फिर आपका जितना घर था, एवरी हाउस was connected to मेन ड्रेन, जैसे क्रॉस था, है ना। ये आपका हमने देखा कि रोड्स बन रहे थे, मिल रहे थे इस पे राइट एंगल पे, तो इस तरह से था, और सेक्टर वाइज था, यानी कि ये घर हो गया, ठीक है। अब इस पर जो है ना, ये रोड का ये
देखिए हर घर एक जुड़ा हुआ था, जो रोड के दोनों साइड पे पहले बने हुए थे आपके ड्रेन्स। तो ये ड्रेन है, ये इससे ड्रेन था और ये फिर मेन ड्रेन से जुड़ा हुआ था। ठीक है। उसके बाद उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बस मैं पॉइंट वाइज आपको थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूँ। क्या था, जैसे उसके बाद आपका ग्रेट बाथ था, जैसे ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, जहाँ पर वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ होता था, रिचुअल्स होते थे वहाँ पर। उसके बाद ग्रेनरी का कॉन्सेप्ट था वहाँ पर। ग्रेनरी में भी क्या था, पर्याप्त उसमें वेंटिलेशन का जगह था, साइंटिफिकली मेड था, जैसे कि गैसियस एक्सचेंज हो सके, है ना, गैसियस एक्सचेंज हो सके। ऐसा नहीं कि रख दिए हैं हम सामान और गैसियस उस पर हवा नहीं लग रहा है बिल्कुल वो, और या फिर नमी उसको मिल जा रहा है और वो ख़राब हो जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं था। गैसियस एक्सचेंज के लिए प्रॉपर उसमें जगह था। उसके बाद ईच सेक्टर जो था वो सेल्फ सफिशिएंट था। अगर ये सेक्टर बटा है, सपोज करिए ये एक सेक्टर 1 है, उसके बाद सपोज करिए ये दूसरा सेक्टर है, तो ये सेल्फ सफिशिएंसी पैटर्न पे था। ये सेक्टर इधर सफिशिएंट था, ये सेक्टर इधर भी अपने आप में सफिशिएंट था। ठीक है। लेकिन उस पर पीपल वेयर इंटरडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि इस सेक्टर वाले को इससे कोई मतलब नहीं है, इधर कोई रहता होगा सपोज करिए दूसरा स्किल लेके, है ना, कि कोई इधर हंटिंग में होगा, बहुत क्वालिटी रखता होगा, तो इधर कोई होगा जो कि प्रीस्ट रहता होगा। हालांकि फिर हम अलग देखेंगे कि ये तो टाउन प्लानिंग। फिर आप रिलीजन में आ सकते हैं, रिलीजन में भी आप देख सकते हैं कि नेचर, उनका मेन नेचर वर्शिपिंग होते थे उस टाइम पे भी। उनको फर्टिलिटी गॉडेस को वो पूछते थे, क्योंकि बहुत जगह पर अलग अलग आपको फैलस इस तरह के मिले हैं सिंबल, जिसका वो पूजा करते थे। टाउन प्लानिंग हो गया। फिर हम रिलीजियस पे बात कर सकते हैं। फिर हम सोसाइटी पे देख सकते हैं कि वो मोस्टली एक सेकुलर सोसाइटी थी। रिलीजन तो था लेकिन उस तरह से डोमिनेशन नहीं था जैसा अभी के सोसाइटी में होता है रिलीजन का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में आप सेग्रीगेशन बता सकते हैं कि वो बड़े बड़े महल, सिटाडेल्स भी मिले हैं, बड़े महल मिले हैं जो कि दिखाते हैं कि वो नोबेल पर्सन्स के होते थे, जो वहाँ पर नोबेल लोग होते थे, उनके लिए ऊंचाई पर वो बड़े बड़े महल मिले हैं। और जो कॉमनर्स थे, कॉमनर्स का उनका छोटा छोटा घर होता था। तो इस तरह से भी सेग्रीगेशन होता था। तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि सोसाइटी वो बाइफरकेटेड थी, बटी हुई थी। ऐसा नहीं कि सारे घर एक जैसे हैं। तो बड़े बड़े सिटाडेल्स में होते थे वो बड़े लोग हुआ करते थे। तो इस तरह से आप एक उनका डिटेल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में उनको ब्रीफ दे सकते हैं। और फिर आप जब कंक्लूड करिए या बीच में आप चाहिए तो एक डायग्राम बना सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एक सपोज़ करिए आपको कोई एक एरिया दिखाना है, तो ये उसका एक, जैसे हमने बात किया ग्रिड सिस्टम में बटा रहता था, तो ये आप एक सिटाडेल दिखा सकते हैं। एक ये आप मार्क कर सकते हैं कि ये सिटाडेल थे, ये रोड था, है ना। ये रोड्स कैसे हैं, क्रॉस मिल रहे हैं ये 90 डिग्री पे। उसके बाद ये छोटे छोटे जो घर होते थे, ये रोड के दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ इस तरह और इस तरह, ये इनका ड्रेनेज इसमें आता था। इधर वाले जो छोटे छोटे कॉमनर्स के घर थे, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था ये यहाँ आता था। फिर ये एक मेन ड्रेनेज में आके मिल जाता था, ये ना मेन ड्रेनेज में ये। फिर और ये ड्रेनेज सिस्टम क्या होता था, कवर होता था, ये कवर ड्रेनेज होता था। उसके बाद ये कॉमन बाथ भी मिलता था। आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि कॉमन बाथ है, जहाँ पर यहाँ रिचुअल्स वगैरह होते थे, रिचुअल्स हुआ करते थे। जैसे एग्जांपल में आप दे सकते हैं ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो ये हो गया। उसके बाद फिर ग्रेनरीज़ होती थी, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये ग्रेनरीज़ थी, ग्रेट ग्रेनरीज़। ग्रेट ग्रेनरी भी कहाँ मिली है, ये भी मोहनजोदाड़ो में ही मिली है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो में, ग्रेट ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदाड़ो। तो इस तरह से आप एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देने के बाद आप 40 नंबर का चूँकि है तो आपको थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना भी होगा, तो आप इस तरह का एक अच्छा खासा आंसर लिख सकते हैं। तो ये आज यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो भी। अब नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि और अलग अलग क्वेश्चन से इनका किस तरह से इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए बॉडी, और फिर आप इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं। कंक्लूड किस तरह करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस नोन है अपने एडवांस फीचर्स के लिए, जो कि आज के मॉडर्न सिविलाइजेशंस को भी एट पार, सिविलाइजेशंस के एट पार हैं, जैसा कि हम आजकल के देखते हैं सभ्यताओं को। और फिर आप देख सकते हैं कि अलग अलग थ्योरी है इसके डिसइंटीग्रेट होने की, और ये बाय द एंड ऑफ 1300 BC ये डिसइंटीग्रेट होने लगा। और इसका मेन वजह जो माना जाता है कि मोस्ट स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट दिस सिविलाइजेशंस क्या फुल
इकोलॉजिकल रीजन्स है ना, पार्टिकुलरली फ्रीक्वेंट फ्लड्स, बहुत ज़्यादा इंडस वैली है ना, इंडस या उसके जो सहायक नदियां हैं जिस पर भी अलग अलग सिविलाइजेशंस बसे हुए थे, उसमें फ्रीक्वेंट फ्लड्स आने लगे, जिसकी वजह से उनका क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। और एक दूसरा ये भी है थ्योरी की, आर्यंस का जब इन्वेजन होने लगा तो उनके पास आयरन था जो कि आर्यंस यूज़ करते थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशंस को आयरन नहीं पता था, आयरन नहीं पता था, तो उनके पास धारदार हथियार वगैरह थे, तो इस तरह से ये सिविलाइजेशन डिसइंटीग्रेट होती चली गई। तो ये एक अच्छा खासा आप आंसर पॉइंट वाइज या लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव बना के आप लिख सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंट। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी और हमने देखा, और बाकी किस तरह के क्वेश्चन है और उनको क्या अटेम्प्ट करना है हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर्स तो आप जुड़े रहिए हमसे, और हमारा वेबसाइट भी है www.sectselect.civils.in selectcivils.in पे, और अभी चल रहा है काम, बहुत फुल फ्लेज नहीं हुए डेवलप वो, लेकिन वो हम चला रहे हैं, उस पर काम लगा हुआ है, और आपको PYQ मॉडल आंसर पेपर्स और सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।